बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है कोलरश लॉ। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कोलरश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ा सा बताया था कि इसमें हम स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों इलेक्ट्रोलाइट के बारे में वैलिड है ये लॉ। ठीक है, मीन के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं इसे। और पहले हमने डिबाई-हक्कल थ्योरी और डिबाई-हक्कल-ऑन-सैगर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि वो डिबाई-हक्कल थ्योरी जो है और डिबाई-हक्कल-ऑन-सैगर इक्वेशन जो है वो जस्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वैलिड है। ठीक है, तो अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए प्रॉब्लम थी कि उनके लिए जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उनकी जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस थी और मोलर कंडक्टेंस, उसको हम फाइंड नहीं कर सकते थे उस मेथड से, ग्राफिकली नहीं कर सकते थे। तो इसलिए जो है यहाँ पे हम ये वाला लॉ स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए अपना लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, अब हम इसकी डेफिनेशन को और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सेम टाइम में एक ही बार अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जी स्टूडेंट्स, कोलरश लॉ हमें क्या कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी मीन स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसके लिए जो हमारे पास उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू होती है वो इक्वल होती है सम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, उसकी जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू होती है या फिर मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू होती है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए हम कैप ई लिख देते हैं, या जिसको हम लैम्डा भी कह सकते हैं, लैम्डा ई लिख सकते हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इट्स कैटाइन एंड एनाइन। अगर मोलर कंडक्टेंस के लिए लिखेंगे तो फिर हम यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस का सिंबल लगाएंगे, और यहाँ पे सेम उसी तरह कैटाइन प्लस एनाइन की कंडक्टेंस, और ये हमारे पास जो लैम्डा है ये शो कर रहा होता है इंडिविजुअल आयंस की कंडक्टेंस को, और ये जो कैप है ये ऑन द होल टोटल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को शो कर रहा होता है। लेकिन ज़्यादातर कोलरश लॉ जो है ना वो हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन या ज़ीरो कंसनट्रेशन पे ही स्टडी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो है हम ज़ीरो लगा देंगे, ज़ीरो मीन के इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो हमारे पास ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ गई, और डेफिनेशन भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, आप इस फॉर्म में लिखें, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की फॉर्म में या मोलर कंडक्टेंस की फॉर्म में लिखें, कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को ही स्टडी करते हैं। अब आगे देखते हैं कि अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इस लॉ को हम कैसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी बातें और भी बता दूं कि किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी भी आयन की जो कंडक्टेंस होती है वो इंडिपेंडेंट होती है ऑफ द अदर आयन। ठीक है, मीन के एक आयन जो है वो इंडिपेंडेंटली माइग्रेट कर रहा होता है, इंडिपेंडेंटली जो है कंट्रीब्यूट कर रहा होता है करंट के कंडक्ट करने में एज़ कम्पेयर टू इट्स को आयन। तो यहाँ पे यही बात बताई हुई है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है, हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था कि आयंस एक दूसरे से काफ़ी दूर हो जाते हैं, उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ख़त्म हो जाती हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये फैक्टर भी होता है, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जो वैल्यू होती है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही होती है। ठीक है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम इसलिए स्टडी करते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो आयंस हैं उनका आपस में इंट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है, वो टोटली इंडिपेंडेंटली माइग्रेट कर रहे होते हैं, अपना 100% कंट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं, तभी तो हम यहाँ पे सम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी इसकी डेफिनेशन है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर करती चलूँ कि यहाँ पे आप लोगों ने सिंबल से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए हम ये वाला सिंबल भी यूज़ करते हैं, ये भी यूज़ करते हैं, और साथ में हम लेमडा ई क्यू भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल जो है जस्ट ये कैप भी यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल लेमडा भी यूज़ कर सकते हैं, लेमडा ई एंड लेमडा ई क्यू। जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात होती है, मीन के एट ज़ीरो कंसनट्रेशन, तो फिर हम ऊपर लगा देते हैं ज़ीरो। ठीक है, तो इस चीज़ से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ये टोटल इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को शो करने के लिए मैंने आपको 3 सिंबल्स बताए हैं। अब मोलर कंडक्टेंस के लिए करते हैं ना, तो मोलर कंडक्टेंस के लिए हम एम लगा देते हैं सिंपली, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन मीन ज़ीरो कंसनट्रेशन पे हम देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो ज़ीरो कंसनट्रेशन क्या है ये हम पीछे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं सुना उसको तो। ठीक है,
तो ये हो गई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए अलामत और ये हो गई मोलर कंडक्टेंस के लिए। अब टोटल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को आयंस की कंडक्टेंस से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक और सिंबल यूज़ किया जाता है, ये वाला, जिसको हम कहते हैं लैम्डा। और इसको भी यूजुअली हम लैम्डा ही पढ़ लेते हैं, कैप भी पढ़ सकते हैं आप। तो ये वाला लैम्डा जो है, इसके साथ हम यहाँ पे कैटाइन या फिर यहाँ पे एनाइन का सिंबल शो कर सकते हैं। उसकी जो जो भी हमारे पास उसकी अलामत होती है वो यहाँ पे लगा दें। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट या मोलर कंडक्टेंस आयंस के लिए, या जिनको हम कह सकते हैं कि ये आयनिक कंडक्टेंस को शो करने के सिंबल हैं। और ज़ीरो कंसनट्रेशन या इनफाइनाइट डायलेशन के लिए ऊपर ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। एप्लीकेशंस देखनी है अब हमने। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ कॉलराश लॉ एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। हमने देखा था कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है ज़ीरो कंसंट्रेशन पे, वो हम ग्राफ से ही फाइंड कर लेते थे एक्स्ट्रा प्लॉटिंग से। ठीक है, यहाँ पे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ यहाँ पे मीट करता था और इधर जो है हमारे पास लैम्डा नॉट की वैल्यू आ जाती थी। वैसे हम यहाँ पे लैम्डा ले रहे होते थे और यहाँ पे हम रूट ऑफ सी यानी कि कंसंट्रेशन ले रहे होते थे। जबकि स्टूडेंट्स हमने जब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की थी तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा था कि ये ग्राफ पैरेलल जा रहा था वाई एक्सिस के और यहाँ पे मीट नहीं कर रहा था। तो ये जो हमारे पास है मीन के ग्राफिकल मेथड, इससे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट ज़ीरो कंसंट्रेशन ले ही नहीं सकते, फाइंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस पे जाके टच ही नहीं कर रहा। तो इसलिए जो है हम कॉलराश लॉ के अकॉर्डिंग अब देखेंगे कि किस तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ज़ीरो कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे। इसी इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसी को यूज़ करने के बाद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू ही हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे। किस तरह से कि मैंने आपको बताया कि जो सम है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का वो इक्वल होता है हमारे पास इंडिविजुअल आयंस की जो कंडक्टेंस है, सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो टोटल इलेक्ट्रोलाइट की है वो इक्वल होती है इंडिविजुअल आयंस की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के सम की। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड और उसकी हमने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, एसिटिक एसिड की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड करनी है तो उसके लिए हम यही वाली इक्वेशन लिखें। कैसे लिखेंगे? इक्वेशन कुछ हमारे पास इस टाइप की आ जाएगी कि हमने एसिटिक एसिड को की टोटल कंडक्टेंस को लिखा लेफ्ट हैंड साइड पे और इक्वल की राइट हैंड साइड पे हमने उसके आयंस की कंडक्टेंस के को शो कर दिया। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट करनी है वीक इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जो कि हम वैसे ग्राफिकली फाइंड नहीं कर सकते। तो इसको हम कह देते हैं लेट्स सपोज इक्वेशन ए कह देते हैं, जिसको हमने कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ये है हमारे पास तीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मैंने कॉलराश लॉ की जो इक्वेशन है या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो राइट कर दिए। HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और CH3COONa जो है ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास तीन इक्वेशंस आ गई हैं 1, 2 एंड 3, इनकी हेल्प से इनको कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि हमारे पास जो है बाकी सारे आयंस कैंसिल आउट हो जाएं, जस्ट H पॉजिटिव एंड CH3COO नेगेटिव ये वाले आयंस बच जाएं, इनकी कंडक्टेंसेस जो है वो बच जाएं आयनिक कंडक्टेंसेस। तो उनकी आयनिक कंडक्टेंस का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? वो वीक इलेक्ट्रोलाइट मीन के एसिटिक एसिड की टोटल आयनिक कंडक्टेंस, टोटल जो उसकी आयनिक कंडक्टेंस है मीन के उसकी जो टोटल इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसकी इक्वल आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा सोचेंगे खुद से कि किस तरह इसको एडजस्ट करें, किस तरह इन इक्वेशंस को जो है वो हम यूज़ करें, प्लस करें या माइनस करें। तो आप लोग खुद देखें स्टूडेंट्स, हमें चाहिए H पॉजिटिव आयन और CH3COO नेगेटिव आयन, यानी कि ये वाला आयन चाहिए हमें और ये वाला आयन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को हम प्लस कर लेंगे। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास H प्लस आयन भी आ जाएगा और ये हमारे पास CH3COO नेगेटिव आयन भी आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, लेकिन हमारे पास एक और प्रॉब्लम होगी कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस भी आ जाएंगे जो कि हमें नहीं चाहिए थे। तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको माइनस कर लेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 को जब माइनस करेंगे तो ये माइनस और प्लस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी माइनस और प्लस वाले जो Cl नेगेटिव की जो कंडक्टेंस होगी वो भी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो एट द एंड जो है हमारे पास जस्ट 2 आयंस की कंडक्टेंस जो है वो बच जाएगी। तो वही हमारे पास क्या होगी, कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
तो यहाँ पे आप लोगों ने जो है ना एक टोटल इक्वेशन लिख लेनी है। पहले नंबर 1 में आप लोगों ने इनकी आयनिक कंडक्टेंस फर्स्ट वाले की लिख लेनी है। इन दोनों को लिखने के बाद प्लस करेंगे फिर 3 वालों को, और फिर आगे माइनस के सिंबल के साथ इसको लिखेंगे और माइनस के साथ जो है हम इसको लिखेंगे। तो फाइनली हमारे पास क्या होगा कि जो माइनस प्लस वाले हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैं यहीं पे कर रही हूँ, आप लोगों ने यहाँ पे इसके नीचे जो है दोबारा से राइट करके इसको कैंसिल करना है। ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का सिंबल आ जाना है, और यहाँ पे भी माइनस का, तो ये माइनस प्लस और ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एट द एंड हमारे पास आ जाएगी, ये दोनों बच जाएंगे आइंस, ठीक है। इनकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बच जाएगी, तो वो हमारे पास हो जाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन ये थी कॉलराश लॉ की कि हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन माइंड में आता है कि ऐसा आखिर क्यों होता है कि हम जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को ग्राफिकली क्यों नहीं एक्सप्लेन कर सकते, और वैसे अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से हम क्यों हेल्प ले रहे होते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है इस क्वेश्चन का कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे या फिर किसी भी कंसनट्रेशन पे, आप लोगों को पता है कि वो 100% डिसोसिएट हो रहे होते हैं। वो जितने भी हमने उनकी अमाउंट ली होती है उसके पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस जो हैं वो सारे के सारे मीन के सारा का सारा जो वो हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलाइट, वो डिसोसिएट हो रहा होता है, 100% आइंस में चेंज हो रहा होता है। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करते हैं तो वो 100% आइंस में चेंज नहीं हो रहा होता, इवन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और ज़ीरो कंसनट्रेशन। वो फिर भी उसके कुछ जो है वो इस तरह न्यूट्रल कंपाउंड की फॉर्म में पड़ी रहती है कुछ कंसनट्रेशन, मीन कि उसके आइंस टोटली जो है वो ब्रेकआउट नहीं हो रहा होता, उसका रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता है। जो उसके आइंस होते हैं वो दोबारा से कंबाइन करके दोबारा जो है वो इलेक्ट्रोलाइट न्यूट्रल फॉर्म में बना रहे होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ये स्पेशी भी प्रेजेंट होती है। तो जब उसके 100% आइंस बनेंगे ही नहीं, जब वो टोटली 100% आइंस में टूटेगा ही नहीं, तो हम किस तरह से इंडिपेंडेंट आइंस की जो है वो हम कह सकते हैं कि आइंस इंडिपेंडेंटली माइग्रेट कर रहे हैं और वो कंडक्टेंस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हम वहाँ से जो है डायरेक्टली कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, इसलिए जो है हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से हेल्प लेते हैं। थ्योरेटिकली हम जो है आइंस की इंडिपेंडेंट जो है वो माइग्रेशन को कंसिडर करते हैं यहाँ पे, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन से उनकी जो कंडक्टेंस है उसको कैलकुलेट करते हैं थ्योरेटिकली, और हमारे पास जो आंसर आता है वो 100% वही होता है जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होना चाहिए जब वो 100% डिसोसिएट हो, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट जो हमने एप्लीकेशन देखी इससे रिलेटेड हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। टेम्परेचर हमारे पास गिवन है 298 केल्विन, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 0.042616 ओहम इनवर्स मीटर स्क्वायर, और NaCl के लिए है 0.0091 ओहम इनवर्स मीटर स्क्वायर, और NaAC यानी कि सोडियम एसीटेट के लिए है 0.01265 ओहम इनवर्स मीटर स्क्वायर। हमने जो है वो एसिटिक एसिड के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड करनी है, जिसके लिए हम कॉलराश लॉ से हेल्प लेंगे। हमें 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस गिवन है। हम ऐसा करते हैं, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। अब इनकी आयनिक कंडक्टेंस को थोड़ा सा कंसिडर हम करें तो यहाँ पे H प्लस, यहाँ पे Cl नेगेटिव, Na प्लस, Cl नेगेटिव, Na प्लस एंड CH3COO नेगेटिव। तो हमें चाहिए यहाँ से ये वाली स्पीशी और यहाँ से चाहिए H प्लस। तो हम इक्वेशन नंबर 1 और 3 को प्लस करेंगे, 1 + 3 माइनस करेंगे हम NaCl वाली इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो एसिटिक एसिड है उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाएगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। फर्स्ट वाले की वैल्यू है 0.042616 प्लस थर्ड वाले की हमारे पास है 0.01265 माइनस 0.0091। तो इनको कैलकुलेट करने के बाद ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जी, सेकंड एप्लीकेशन है हमारे पास अल्फ़ा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अल्फ़ा मीन के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे जो है अल्फ़ा हम कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स इस तरह से कि अल्फ़ा इज इक्वल टू लैम्डा E/,
लैम्डा ई नॉट, ये है हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए इक्वेशन। अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ये क्या है हमारे पास लैम्डा ई। ये हमने देखा था कि हम ग्राफिकली जो है वो किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं एट एनी कंसंट्रेशन। दिस इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट एट एनी कंसंट्रेशन। तो वो तो हम जी ग्राफ से भी ले सकते हैं इस तरह से कि यहाँ पे इस कंसंट्रेशन पे लें, इस कंसंट्रेशन पे लें, इस कंसंट्रेशन पे लें, जिस भी कंसंट्रेशन पे हमने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइंड करनी है तो ग्राफिकली जो है इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। किसी भी कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस फाइंड करेंगे वो ये है लैम्डा ई। उसका हम रेशो ले लेंगे, उसकी रेशो लेंगे विद इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इसकी वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, कॉरश लॉ से लेंगे। दोनों को डिवाइड करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट एनी कंसंट्रेशन। ठीक है, सॉरी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ solution as ions that are free to carry current, and the degree of dissociation of weak electrolytes such as ammonium hydroxide or acetic acid can be found by measuring the equivalent conductance of the सोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट एनी गिवन डाइल्यूशन, जो कि हम ग्राफ से फाइंड करेंगे। और वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जीरो कंसंट्रेशन पे है वो हम कॉरश लॉ से फाइंड करेंगे। तो इस तरह से उनकी रेशो ले लेंगे तो हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगी। एप्लीकेशन नंबर 3 है सोलबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट्स। स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे सॉल्ट्स जो बहुत कम हद तक सोलुबल हों वाटर में, ठीक है, उनको हम स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट्स कहते हैं। उनकी सोलबिलिटी को किसी भी केमिकल मेथड से मेजर करना डिफ़िकल्ट होता है। कोई ऐसा केमिकल मेथड नहीं है कि स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट्स की सोलबिलिटी को हम मेजर करें। तो हम क्या करते हैं, उनकी कंडक्टेंस को मेजर करके वहीं से हम जो है उनकी सोलबिलिटी को मेजर करते हैं। एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी पीछे कि मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो थी उसके लिए हमने इक्वेशन पढ़ी थी कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, और मोलर कंडक्टेंस के लिए हमने देखा था कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एन। अब यहाँ पे हम देखें तो ये नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी जो है इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें अगर इस इक्वेशन को। ये जो हमारे पास कप्पा की वैल्यू है, सॉरी, ये जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, अगर हम इसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ले लें या मोलर कंडक्टेंस को भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ले लें तो इसकी वैल्यू हम कॉरश लॉ को यूज़ करके फाइंड कर लेंगे। तो ये हो गई एप्लीकेशन कॉरश लॉ की। इसको हम रीअरेंज करें तो एन को इधर हम ले आएँ तो हमारे पास आ जाएगा कप्पा मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और यहाँ पे हमारे पास मोलैरिटी इधर आ जाएगी तो कप्पा मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी क्या है, ये वही है कि ये सोलबिलिटी की टर्म में हम ले सकते हैं। नॉर्मेलिटी क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे, और मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो हमारे पास क्या होगा, इसी को हम जो है वो सोलबिलिटी कह देते हैं कि कितना वो जो है वो सोलुबल है सॉल्ट वाटर के अंदर। तो हमारे पास कप्पा की वैल्यू, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू हमें पता होगी, उसे हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो है वो हम कॉरश लॉ से फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से सेम ऐसे ही यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं सोलबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, जो स्पेरिंगली सोलुबल सॉल्ट्स हैं वो वाटर में बहुत कम हद तक सोलुबल होते हैं, इतना कम कि हम कहते हैं कि शायद वो इनसोलुबल हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास आ जाता है बेरियम सल्फेट। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं बेरियम सल्फेट की, लेड सल्फेट की एग्जांपल आ जाती है, और साथ में जो है सिल्वर आयोडाइड की एग्जांपल आ जाती है। तो ये ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो वाटर में बहुत कम हद तक सोलुबल होते हैं, मीन के ऐसे लगता है कि जैसे ये हल हो ही नहीं रहा, लेकिन इनकी कंडक्टेंस की वैल्यू मेजर करने से हमें ये पता चला कि ये वाटर में सोलुबल होते हैं बहुत कम हद तक, तभी तो ये कंडक्टेंस शो करते हैं। तो इनके जो सोल्यूशन होता है,
कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को, उसी को हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो है इनका सोल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो वो जो इनका कंसनट्रेशन सोल्यूशन था उसको हमने कंसिडर कर लिया कि दैट इज़ द सोल्यूशन ऑफ सच इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हम यहाँ पे तभी जो है वो ऊपर ज़ीरो का सिंबल ज़ीरो पुट कर देते हैं कि हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ही इनकी इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस को फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉलराश लॉ। और फिर यहाँ पे जो है वो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सोलबिलिटी आ जाएगी। इसी तरह एक और एप्लीकेशन भी कुछ बुक्स में दी हुई है कि सोलबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली सोलबल साल्ट्स जो है वो भी हम कॉलराश लॉ को यूज़ करते हुए फाइंड कर सकते हैं। तो वो आप कह लें कि इसी एप्लीकेशन की सब एप्लीकेशन है, इसी के साथ इसको हम रिलेट कर लेते हैं कि जब हमारे पास सोलबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी, आयंस की सोलबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी, तो सोलबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, आयंस की जो कंसंट्रेशन है उन्हीं का हमने प्रोडक्ट ले लेना है, तो वो सोलबिलिटी प्रोडक्ट आ जाएगा। जब सोलबिलिटी की वैल्यू पता होगी आयंस की, तो कंसंट्रेशन का भी हमें पता ही होगा, ये मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी क्या है, कंसंट्रेशन है, तो उसी का प्रोडक्ट हम ले लेंगे, तो वो हमारे पास सोलबिलिटी प्रोडक्ट हो जाएगा ऑफ स्पेरिंगली सोलबल साल्ट्स। जी स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कॉलराश लॉ। ठीक है, जस्ट हमने क्या किया, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस टोटल इलेक्ट्रोलाइट की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दी हुई थी, तो यहाँ पे हमने केटाइन और एनाइन की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। मीन कि अगर हमें इंडिपेंडेंटली ये पता है तो हम इनका सम कर लेंगे तो टोटल इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाएगी, और इनको फिर टोटल जो है वो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास सोलबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। जी आगे चलते हैं। हाँ जी, लास्ट में हमने देखना है कैलकुलेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। जैसा कि हमें पता है कि वाटर जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो आयनाइजेशन को हम इस तरह से रिवर्सिबल वे में शो करेंगे, H प्लस OH नेगेटिव आयन में ये डिसोसिएट होगा। यहाँ से अब हमने अगर कैप की वैल्यू यानी कंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है किसी भी वॉल्यूम पे, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि कंडक्टिविटी जो है, जो कप्पा है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसे हम कहते हैं, वो क्या है, दैट इज़ कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो किसी भी वॉल्यूम के लिए अगर हमने कंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं, सिंपली जो है वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम है जिसके लिए फाइंड करनी है उसको हम कंडक्टिविटी की वैल्यू से यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास कंडक्टेंस आ जाती है एट दैट वॉल्यूम। अब यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू हमने फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, तो चूंकि हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस पर वॉल्यूम होता है ना, M/V होता है डेंसिटी, तो हमने क्या किया, सिंपली डी को हम इधर ले आए और वी को इधर, वॉल्यूम की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो मैस ओवर डेंसिटी आ जाएगा। ठीक है, अगर हम वाटर के 1 मोल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास 1 मोल के लिए उसका मैस की बजाय मोलर मैस आ जाएगा, यानी कि 18 डिवाइडेड बाई डेंसिटी हमें पता है 0.99 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। अब हम मोलर मैस को डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 18.06 सेंटीमीटर क्यूब, और इसे मीटर क्यूब में करने के लिए हम क्या करेंगे, हम वही प्रोसीजर करेंगे जो पहले हम करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18.06 इंटू 10⁻⁻6। प्रीवियस वीडियो में भी कन्वर्जन में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मिलियन से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो मोलर कंडक्टेंस जो है या कंडक्टेंस एट एनी गिवन वॉल्यूम, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, कप्पा की वैल्यू हमारे पास होती है वाटर के लिए 58 इंटू 10⁻⁷, और यहाँ से हमने फाइंड कर ली वॉल्यूम की वैल्यू 18.06 इंटू 10⁻⁻6। तो हम 58 इंटू 10⁻⁷ को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 18 इंटू 10⁻⁶ से, तो ये हमारे पास आ गई कैप वी की वैल्यू। ठीक है, कंडक्टेंस एट एनी गिवन वॉल्यूम ये आ गई। फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए आपको पता है इंडिविजुअल लाइंस की जो कंडक्टेंस हैं उनको हम प्लस कर लेंगे, और ये हमें गिवन है तो इनको हम प्लस करेंगे, तो ये हमारे पास आ गई टोटल वाटर की कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये वैल्यू भी आ गई। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की हमने बात की थी, तो मैंने आपको बताया था कि कंडक्टेंस ऑफ एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो एनी कंसंट्रेशन जो है वो हम स्पेसिफिक वॉल्यूम ले रहे थे वाटर का, और जिसकी वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट की, और हमने कहा 1 मोल हमने वाटर का वहाँ पे डिज़ोल्व किया हुआ था उस वॉल्यूम में, और उसके लिए हमने कैप वी की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट की थी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय ये जो है हम कॉलराश लॉ से हमें मिलेगी 0.0542, इसको डिवाइड करने से हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी ये वाली। मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 55.49 मोल पर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। फिर हम आयनिक कंसंट्रेशन देखें
तो प्लस हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन की कंसनट्रेशन के इक्वल होगी, क्योंकि इक्वली ये प्रोड्यूस होंगे। तो हमारे पास अल्फ़ा मल्टीप्लाई कंसनट्रेशन करेंगे तो ये अल्फ़ा की वैल्यू थी और कंसनट्रेशन की 55.49 यानी मोलैरिटी की वैल्यू जो हमारे पास आ गई थी। इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगी आयनिक कंसनट्रेशन H प्लस आयन की भी और OH नेगेटिव आयन की, दोनों इक्वल हैं। तो इसलिए जो है हमने एक ही बार ये फाइंड कर ली, यानी कि H प्लस आयन की कंसनट्रेशन भी यही है और OH नेगेटिव आयन्स की कंसनट्रेशन भी यही है। अब हमने आयनिक प्रोडक्ट फाइंड करना था ना वाटर का, तो आयनिक प्रोडक्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि किसी स्पेरिंगली सोल्युबल साल्ट का भी फाइंड करेंगे तो जो कंडक्टेंस जो कंसनट्रेशन की वैल्यू आ जाएगी उनका कंसनट्रेशन जो आयंस की कंसनट्रेशन हैं उनका प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी कि H प्लस आयन की कंसनट्रेशन मल्टीप्लाई OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन, उनका प्रोडक्ट लिया यानी उनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 1.05 इंटू 10⁻⁷ थी H प्लस आयन की कंसनट्रेशन और 1.05 इंटू 10⁻⁷ थी OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन। दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1.1 इंटू 10⁻14 जो है ये वाटर का आयनिक प्रोडक्ट आ जाता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम ऐसा करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं कॉलश ला के, ताकि ये टॉपिक जो है वो अच्छे से हमें समझ आ जाए। और एक न्यूमेरिकल मैंने आपको करवा दिया है और बाकी हम आगे देखते हैं। हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन दी हुई है 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ठीक है, ये गिवन है वैल्यूज़। अब हमने क्या करना है, हमें एक और चीज़ भी गिवन है कि फॉर 0.01 नॉर्मल NH4OH जो उसकी कंडक्टेंस की वैल्यू है, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की इनफाइनाइट डिल्यूशन पे नहीं दी हुई बल्कि किसी स्पेसिफिक कंसनट्रेशन पे, यहाँ पे हमें नॉर्मेलिटी की वैल्यू दी हुई है 0.01 के लिए। 0.01 नॉर्मल सोल्यूशन के लिए NH4OH की जो कंडक्टेंस की वैल्यू है वो है 9.33 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने परसेंटेज डिसोसिएशन की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, इसको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। परसेंटेज डिसोसिएशन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, NH4OH के लिए। पहले हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसकी कंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ these कंडक्टेंसेज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हमें क्या चाहिए, NH4 और OH चाहिए। तो NH4 जो है इक्वेशन नंबर 1 से मिलेगा और OH जो है वो इक्वेशन नंबर 2 से। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे 1 और 2 को, और फिर हमारे पास जो एक्स्ट्रा आइंस आ जाएंगे, Na प्लस की कंडक्टेंस आ जाएगी Cl नेगेटिव की, तो इसको हम माइनस करेंगे नंबर 3 को, तो तभी हमारे पास ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से। तो हमें जो वैल्यूज़ गिवन थी फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को प्लस किया, थर्ड वन को सब्सट्रैक्ट किया इसमें से, तो हमारे पास ये आ गई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NH4OH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और 0 कंसनट्रेशन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऊपर हम वैल्यू पुट करेंगे कंडक्टेंस की अमोनियम हाइड्रोक्साइड की एट 0.01 नॉर्मल सोल्यूशन जो था उसकी वैल्यू पुट करेंगे डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है अल्फ़ा की वैल्यू यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगी। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने फाइंड नहीं करनी थी, हमने बल्कि परसेंटेज डिसोसिएशन मीन के जो अल्फ़ा की वैल्यू उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज डिसोसिएशन की वैल्यू आ जाएगी 39.2%। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये जो कॉलश लॉ के न्यूमेरिकल्स हमने 2 किए हैं, कुछ और न्यूमेरिकल्स भी रहते हैं लेकिन चूँकि उनमें ट्रांसपोर्ट नंबर का भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हो रहा है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट नंबर, तो वो हम इंशाल्लाह ट्रांसपोर्ट नंबर को पढ़ने के बाद, एक एप्लीकेशन जो है कॉलश लॉ की रह गई है, उसको हम ट्रांसपोर्ट नंबर वाला टॉपिक जब पढ़ लेंगे तो उसके बाद मैं वो एप्लीकेशन भी और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, न्यूमेरिकल्स भी करें, कॉलश लॉ को करें, और जो चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर लिया करें। और इसके अलावा अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और ख्याल आप लोग अपना कैसे रख सकते हैं मेहनत करके आगे बढ़ के, तो टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।